everyone, welcome to Ardnarishwar Eकात्मिक यात्रा. First of all, thank you for supporting my content. कमेंट सेक्शन में भी काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है आप सभी लोगों का. एनर्जी फील हो रही है कि इनर बैलेंसिंग काफ़ी अच्छे से कर चुके हैं आप. फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों पहले नाड़ी योग पर एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें ईड़ा पिंगला सुषुम्ना के बारे में काफ़ी जानकारी दी थी कि इन तीनों का महत्व क्या है. और आपने कई वीडियोस चक्र अलाइनमेंट के भी सुने होंगे, पर बिना ईड़ा पिंगला को बैलेंस किए चक्र अलाइनमेंट भी पॉसिबल नहीं है. तो चक्र अलाइनमेंट पे मैं आखिरी में बात करूँगी. पहले ईड़ा पिंगला को कैसे सक्रिय करते हैं उसके बारे में जानेंगे. ईड़ा और पिंगला नाड़ियों का हमारे स्वास्थ्य से बहुत गहरा संबंध है. हमारे रोगी और निरोगी रहने का राज ही इन दो नाड़ियों में छिपा है और इन दो नाड़ियों को संतुलित करने का काम करती है हमारी श्वास प्रक्रिया यानी ब्रीदिंग प्रोसेस. यानी आजकल लोग जिस वातावरण में रह रहे हैं या जैसा खान पान है, उससे हमारी ईड़ा पिंगला नाड़ी पूर्ण रूप से सक्रिय हो नहीं पाती है, एक्टिवेट नहीं हो पाती है. अब तो लोगों की लाइफस्टाइल ही ऐसी है कि अधिकतर लोग मॉर्निंग की फ्रेश एयर तो लेना ही भूल गए हैं. आधे दिन में तो वो उठते हैं, फिर दिन ढलने के बाद जो पॉल्यूटेड एयर होती वो श्वास के ज़रिए अंदर लेते हैं. तो ऐसे में कैसे ये जो एनर्जीज़ हैं, जो नाड़ियाँ हैं, वो कैसे एक्टिवेट होंगी, कैसे ब्लॉकेजेस जो हैं इनमें वो दूर होंगे. तो ईड़ा और पिंगला ऐसे एनवायरनमेंट में सक्रिय तो दूर की बात है और ज़्यादा ब्लॉक्ड हो जाती है. साथ ही सुषुम्ना का जिक्र भी किया था जो कि मोक्षदायिनी होती है, मोक्षदायिनी नाड़ी है जिससे लिब्रेशन हमें प्राप्त होता है. सबसे अहम रोल जो होता है वो सुषुम्ना का ही होता है, क्योंकि इसके बिना चक्र अलाइनमेंट हो ही नहीं सकता. तो अगर हमारी ईड़ा पिंगला सक्रिय होती तो कोई रोग नहीं सताता है. ये तो ईड़ा पिंगला का महत्व है, यानी हम निरोगी रहते हैं अगर ये इन दो नाड़ियों के ज़रिए हमारी जो श्वास प्रक्रिया है वो पूरी साफ़ है. हम बिल्कुल एक क्लीन एनवायरनमेंट में क्लीन एयर अपने अंदर लेते हैं, तो कोई ब्लॉकेजेस नहीं होते हैं, हमारा स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रहता है. और प्राणायाम के माध्यम से सुषुम्ना को सक्रिय कर लेते हैं तो एक एनलाइटेंड जॉयफुल पीसफुल लाइफ जी पाते हैं. अब हमारी जो ब्रीदिंग प्रोसेस रहती है, तो दोनों नोस्ट्रिल से एक साथ सांस कभी नहीं चलती है हमारी. ये आप लोगों ने नोटिस किया होगा, इतना पता ही होगा. आप लोग ब्रीथ लेते हैं तो दोनों जो नासिकाएं होती हैं उनसे एक साथ सांस कभी नहीं आती है. कभी लेफ़्ट नोस्ट्रिल से इनहेलिंग होगी तो कभी राइट से होगी. यानी आपकी दाएं नासिका से मैस्कुलिन एनर्जी फ़्लो करती है और बाएं से फेमिनिन एनर्जी का फ़्लो रहता है. अब जब श्वास ईड़ा नाड़ी मीन्स चंद्र नाड़ी से प्रवाहित होती है तो हम पीस फील करते हैं. जब भी ये नाड़ी एक्टिव होती है हमारी, तब हम पीस फील करते हैं क्योंकि ये शीतलता प्रदान करती है. इसलिए मेडिटेशन करते वक्त कभी कभी शरीर ठंडा पड़ जाता है. काफ़ी लोगों की क्वेरीज रहती है इससे रिलेटेड कि हमारा शरीर ध्यान के दौरान ठंडा क्यों पड़ रहा है, गर्म क्यों पड़ रहा है, गर्मी क्यों लग रही है. तो तब जब है ना ये आपकी ईड़ा नाड़ी एक्टिव होती है तब शरीर ठंडा पड़ता है. और जब गर्मी लगती है तो इट मीन्स कि जो आपकी मैस्कुलिन एनर्जी है, पिंगला नाड़ी, वो एक्टिव है. इसलिए कभी ठंड लगती है तो कभी गर्मी लगती है, स्वेट करने लगते हैं. तो गर्मी तब बढ़ती है जब मैस्कुलिन एनर्जी सूर्य नाड़ी ज़्यादा सक्रिय होती है. ईड़ा नाड़ी
मन पर काम करने वाली नाड़ी होती है। इमोशंस, फीलिंग्स इसी नाड़ी से कंट्रोल होते हैं हमारे। अगर ये नाड़ी सक्रिय ज़्यादा है तो व्यक्ति ओवर इमोशनल रहता है, ज़्यादा रोता है। मेडिटेशन के दौरान भी उस व्यक्ति में ज़्यादा इमोशंस जगते हैं। ध्यान के दौरान भी ये सिम्पटम होता है कि कई लोगों को रोना बहुत ज़्यादा आता है, तो वो इसी नाड़ी के ज़रिए होता है। जिससे अगर ओवर इमोशंस ध्यान के दौरान हम ओवर इमोशनल हो जाते हैं ना, तो उससे ध्यान में एकाग्रता नहीं आती है, हमारा ध्यान लग नहीं पाता है, इमोशंस की तरफ हमारा ज़्यादा ध्यान बढ़ता है। इसलिए जिनकी नाड़ी बहुत ज़्यादा सक्रिय रहती है, ऐसे लोग इंट्रोवर्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत जल्दी गिल्ट में आ जाते हैं। कुछ व्यक्ति ना तो ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा वो अपराध कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, किसी का शोषण कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनमें गिल्ट बिल्कुल नहीं होता, पर जो इंट्रोवर्ट होते हैं, जिनकी नाड़ी सक्रिय ज़्यादा होती है, तो इनमें जल्दी गिल्ट आ जाता है। छोटी छोटी जो गलतियां भी इनसे होगी ना, तो इनमें भी वो गिल्टी फील करते हैं। तो जिससे ये किसी के द्वारा आसानी से दबाए जा सकते हैं। ऐसे लोग दब जाते हैं, कंट्रोल हो जाते हैं इजीली। और ये नाड़ी जिसकी सक्रिय है ज़्यादा, उनको हाई बीपी की प्रॉब्लम भी हमेशा रहेगी, या उनको कफ़ रिलेटेड इश्यूज़ हमेशा होते हैं। कफ़ से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो ये आप तो समझिए कि आपकी जो ईड़ा नाड़ी है वो बहुत ज़्यादा सक्रिय है, तो उसे बैलेंस करना ज़रूरी है। वहीं पिंगला नाड़ी ज़्यादा सक्रिय होने पर उस व्यक्ति में ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। पिंगला यानी सूर्य नाड़ी भी कहते हैं उसे। तो वो जिसमें ज़्यादा एक्टिव है, तो वो बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक पर्सन होता है। इसलिए जो डीएम होते हैं वो बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक होते हैं, ईगो उनसे रिलीज़ नहीं हो पाता है। चाहे आपके पास मटेरियल बेनिफिट्स हो, जो भी व्यक्ति होगा जिसकी ये नाड़ी बहुत ज़्यादा एक्टिव होगी ना, चाहे उसके पास मटेरियल बेनिफिट्स हों या स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हों, अगर कोई स्पिरिचुअल पर्सन भी है, उसकी नाड़ी अगर ज़्यादा एक्टिव है, तो ईगो उसको होगा। उसको फिर अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, पावर्स होते हैं, वो उसका ईगो होता है। ये लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं। अगर ये नाड़ी ज़्यादा एक्टिव है तो व्यक्ति किसी के इमोशंस की कदर नहीं करता है। तो इसलिए जो डीएम होते हैं उनको डीएफ के इमोशंस दिखते ही नहीं हैं, वो फील ही नहीं कर पाते हैं। अब आपको रीज़न पता चला कि आप उनको मैसेज पे मैसेज, कॉल पे कॉल करते रहते हैं, पर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। तो ये सब क्या रहता है, ये नाड़ियों का रोल होता है। ये जो नाड़ियाँ होती हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, ईड़ा, पिंगला, वो अपना रोल प्ले कर रही होती है। उसमें ना आपका दोष है ना उनका दोष है, क्योंकि आपकी जो ईड़ा नाड़ी है डीएफ में वो बहुत ज़्यादा सक्रिय रहती है। तो मैस्कुलिन जो डीएम होते हैं उनमें वो जो सूर्य नाड़ी होती है, पिंगला नाड़ी, तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। तो ये नाड़ी जिस भी व्यक्ति में ज़्यादा एक्टिव होगी, अब चाहे वो फीमेल हो, मेल हो, कोई भी हो, वो किसी के इमोशंस की कदर नहीं करता है, अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता है। साथ ही ये नाड़ी शरीर में गर्मी बढ़ाने का काम करती है, जैसा कि मैंने बताया। तो ये शरीर में खाना पचाने का भी काम करती है। इसलिए कई लोगों को डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं। अगर किसी की नाड़ी बिल्कुल भी सक्रिय नहीं है तो उनको डाइजेशन की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अनुलोम विलोम ही ऐसी सरल विधि है जिससे इन दोनों नाड़ियों को संतुलित किया जा सकता है। वैसे आध्यात्म जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती हैं उसमें कई तरीके हैं। कुछ योगासन भी हैं, मुद्राएं भी हैं, जिससे कि इन एनर्जीज़ को, दोनों एनर्जीज़ को, नाड़ियों को बैलेंस किया जाता है। और अनुलोम विलोम भी है, पर अनुलोम विलोम बहुत साधारण सी, सरल सी विधि है, प्रक्रिया होती है, जिससे आप इनको बैलेंस करना सीख सकते हैं। तो इसे आप मेडिटेशन से पहले कम से कम एटलीस्ट 10 मिनट ज़रूर करें। इसके अलावा संध्या काल में भी करें, क्योंकि वही एक समय है जिसमें ये दोनों नाड़ियाँ सक्रिय रहती हैं एक साथ। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि पूरे दिन में हमारी दोनों नोस्ट्रिल से एक साथ सांस हम नहीं ले सकते हैं।
है ना, एक बंद रहेगी तो एक खुली रहेगी, ऐसा। पर है ना, जो संध्या काल का समय होता है उसमें हमारी दोनों नोस्ट्रिल्स हैं, उन दोनों से हम सांस ले सकते हैं, वो दोनों सक्रिय रहती हैं। मीन्स दोनों नोस्ट्रिल से एक साथ एनर्जी फ्लो रहता है, जिससे सुषुम्ना इजीली एक्टिवेट हो जाती है। सुषुम्ना एक्टिवेट ही तब होती है जब दोनों नाड़ियाँ एक साथ सक्रिय होती हैं। तो ये ध्यान रखें कि अनुलोम विलोम करते वक्त सांस आपको गहरी और लंबी लेनी है। कोशिश करें, आप मॉर्निंग मेडिटेशन करते हैं उससे पहले 10 मिनट कम से कम अनुलोम विलोम करें, और संध्या काल में भी अगर आप मेडिटेशन नहीं भी करते तो सिर्फ अनुलोम विलोम 10 मिनट करें, क्योंकि तब दोनों नोस्ट्रिल्स, दोनों नाड़ियाँ एक्टिव रहती हैं। और सांस अनुलोम विलोम करते वक्त बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी होती है। सांस जो आपको लेनी है बहुत धीरे लेनी होती है, पर गहरी लेनी होती है, लंबी लेनी होती है। ज़्यादा जल्दबाजी ना करें इस प्रोसेस में कि सुषुम्ना को जल्दी एक्टिव करना है उस चक्कर में, बिकॉज़ दोनों नाड़ियों को बैलेंस होने में टाइम लगता है। सुषुम्ना को जागृत होने में समय लगता है। ऐसा नहीं है कि आप आज ही स्टार्ट करोगे, कल ही स्टार्ट करोगे और 10 दिन में सुषुम्ना भी एक्टिव हो जाएगी या दोनों नाड़ियाँ बैलेंस हो जाएंगी। टाइम लगता है। अब ये आपके सिस्टमेटिक इनर वर्क पर भी डिपेंड करता है। अगर आप बीच में स्किप करेंगे देन इट विल नॉट वर्क। तो फ्रेंड्स, ये तो थी बेसिक गाइडेंस ईड़ा और पिंगला नाड़ियों को लेके, या अनुलोम विलोम कैसे किया जाता है। अब बढ़ते हैं चक्र अलाइनमेंट की तरफ, जिसमें चक्रों पर ध्यान करके मंत्र जाप करके किया जाता है, सुषुम्ना को जगाया जाता है। पर कई दफ़ा आप सोचते हैं कि ध्यान मंत्र काफ़ी है चक्र अलाइनमेंट के लिए। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मंत्र कर लेंगे, ध्यान कर लेंगे तो उसी से हमारा चक्र अलाइनमेंट हो जाता है, पर ये पूरी तरीके से गलत है। गलती क्या करते हैं आप लोग, जैसे कि डीएस अपने मैस्कुलिन चक्रास पे एक्शन ही नहीं लेती हैं, या पुरुष होंगे तो फेमिनिन चक्रास पर एक्शन ही नहीं लेते हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले मैंने शॉर्ट भी अपलोड किया था, चक्र अलाइनमेंट के बारे में बताया था कि 3 चक्र हमारे कौन से पुरुष प्रधान होते हैं और 3 चक्र कौन से जो होते हैं स्त्री प्रधान होते हैं। तो उन पे काम करना बहुत ज़रूरी होता है। काम करना मैं अभी आपको डिटेल में समझाती हूँ। मीन्स उन चक्रास की क्वालिटीज़ को अपने अंदर डेवलप करना। क्वालिटीज़ तो भाई मेडिटेशन से नहीं आएंगी आपके अंदर, वो आपको को खुद डेवलप करनी होती है, सीखनी होती है। जैसे कुछ दिन पहले कम्युनिटी में मैंने शेयर किया था कि जो डीएस अपने फाइनेंस पे वर्क नहीं करती हैं, कोशिश ही नहीं करती हैं, कहीं जाती ही नहीं हैं अप्लाई करने के लिए, खुद नहीं कमा रही हैं, तो उनका रूट चक्र अलाइन नहीं हुआ है। मीन्स अभी भी वो चक्र अलाइनमेंट नहीं है। या जो डीएव्स एब्यूज़ वायलेंस टॉलरेट करती आ रही हैं काफ़ी समय से, तो उनका थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है स्टिल, वो अलाइनमेंट में नहीं है अभी। तो आपको एक्शन लेना है, तब अलाइनमेंट आएगा। खुद अर्न कीजिए। एब्यूज़ को टॉलरेट नहीं करना, जो भी नार्सिज्म है उसको आपको टॉलरेट नहीं करना है। आवाज़ उठाना सीखिए, विरोध कीजिए, तब वो मैस्कुलिन चक्रास एक्टिवेट होंगे आपके। वो मैस्कुलिन की जो क्वालिटी है वो डेवलप आपके अंदर होगी, तब जाके वो अलाइनमेंट होता है। फिर पुरुष भी यही गलती करते हैं, उनका जो हृदय चक्र होता है, थर्ड आई चक्र है, वो ब्लॉक्ड होता है, बिकॉज़ चाइल्डहुड से कंडीशनिंग होती है और वो इमोशंस एक्सप्रेस करते नहीं हैं, रोते नहीं हैं, तो हार्ट चक्र उनका ब्लॉक्ड रहता है, हैवी ब्लॉकेज रहता है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल ब्लॉकेज होता है, वो उनके हार्ट चक्र में बहुत ज़्यादा हैवी ब्लॉकेज होता है, बट उनको अंदाज़ा नहीं होता इस बात का। इसलिए इसी तरह से थर्ड आई ब्लॉक रहता है तो इंट्यूशन पावर वीक रहती है जो मैस्कुलिन्स होते हैं उनकी, पर डीएफ्स में वो एक्टिव रहती है। तो कोई भी खतरा होता है तो डीएफ को पहले से आभास हो जाता है, उनको इंट्यूशन हो जाती है, तो वो अलर्ट हो जाती हैं।
तो अलाइनमेंट के लिए चक्रास की क्वालिटीज़ भी अपने अंदर विकसित करना ज़रूरी है। तक आप क्वालिटीज़ ही अपने अंदर डेवलप नहीं करेंगे तो आपसे वो पैटर्न्स टूटेंगे ही नहीं जो सोसाइटी ने आपको सिखाए हैं, फैमिली ने आपको सिखाए हैं। और क्वालिटीज़ भी लाने के लिए कंडीशनिंग को पीछे छोड़ना, टाटा बाय बाय बोलना ज़रूरी है। चक्र अलाइनमेंट भी कोई आसान सी प्रक्रिया नहीं है कि रातों रात ऐसे ही हो जाएगी, बैठे बिठाए हो जाएगी, कोई मिरेकल हो जाएगा। हाँ ठीक है, मिरेकल्स होते हैं इस जर्नी में, पर आपको खुद भी एफ़र्ट लगाना होता है, एक्शंस लेने होते हैं, तभी डिवाइन यूनिवर्स आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी एनर्जी को सपोर्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, चक्र अलाइनमेंट करते वक्त इन बातों का ध्यान रखें। अगर 2-3 साल हो गए हैं फिर भी चक्र अलाइनमेंट आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप पर्सनल गाइडेंस भी ले सकते हैं, जिसके लिए टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। टिल देन, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।